बीए तृतीय वर्ष में हम पढ़ रहे हैं आज अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय। अवध से मतलब है पुराना जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है वह ब्रिटिश शासनकाल में अवध के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश का इलाका। तो इससे पूर्व हमने पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय। इसकी सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हम आएंगे। अवध के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। 1724 में सादत खां ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदरजंग से कर दिया और उसको अवध का नायब सूबेदार नियुक्त किया। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद वह अवध का सूबेदार बना। उसने भारतीय राजनीति में विशेष रूप से भाग लिया। 1754 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला नवाब बना। वह अवध का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नवाब था। 1765 में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के हाथों वह बुरी तरीके से पराजित हुआ। हमने बक्सर के युद्ध में इसको पढ़ा है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेजों के हाथों वह पराजित हुआ था और बाद में उसने अंग्रेजों के साथ एक संधि भी की जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद आता है शुजाउद्दौला तथा इलाहाबाद की संधि। 16 अगस्त 1765 को में अवध के नवाब व अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की एक संधि हुई। इस संधि के पश्चात शुजाउद्दौला तथा उसके उत्तराधिकारियों में से किसी भी अवध के नवाब ने ना तो कभी अंग्रेजों के विरुद्ध किसी संघर्ष में भाग लिया और ना ही किसी संघर्ष में ऐसा कोई संघर्ष उन्होंने द्वारा किया गया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। तीसरा आता है 1768 की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद शुजाउद्दौला ने पुनः अवध के सैन्य संगठन की ओर ध्यान दिया। उसने सेना में नए सैनिकों की भर्ती की जिससे अंग्रेज चिंतित हो गए और उन्होंने 1768 की नई संधि द्वारा अवध की सेना की संख्या सीमित कर दी। तो शुजाउद्दौला जब बक्सर के युद्ध में पराजित हुए तो उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी कृत्य उनके या उनके वारिसों के द्वारा नहीं किया गया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। इसके बाद उन्होंने जब अपनी सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी की तो उसके बाद जब अंग्रेज उससे चिंतित हुए और अंग्रेजों में और अवध के नवाब के बीच में दोबारा 1768 की एक संधि हुई। इसके बाद आता है बनारस की संधि। 1773 बनारस की संधि हुई 1773 में। शुजाउद्दौला अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अतः सितंबर 1773 में जब वारेन हेस्टिंग्स जो उस समय के गवर्नर जनरल थे बनारस आए तो शुजाउद्दौला उनसे मिलने गए और उसने अंग्रेजों के साथ एक नई संधि की जिसके अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कड़ा और इलाहाबाद के दोनों जिले वापस लेकर अवध को सौंप दिए गए और इसके बदले में शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपया देना स्वीकार किया। अवध के नवाब को अपनी सेना में संख्या बढ़ाने की भी अनुमति मिल गई। तो ये थी बनारस की संधि जो हुई 1773 को। अब आता है आसफउद्दौला। 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हुई और उसका पुत्र आसफउद्दौला अवध का नया नवाब बना, लेकिन वह एक विलासी और अयोग्य व्यक्ति था। तो अब आसफउद्दौला, इसके बाद फैजाबाद की संधि। 22 मई 1775 को आसफउद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में एक संधि हुई जिसको फैजाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार अवध की सुरक्षा की जो गारंटी थी वो कंपनी ने दी तथा इसके बदले में
अवध के नवाब को बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिले हमेशा के लिए कंपनी को देने पड़े। अवध जिले की सुरक्षा के लिए एक ब्रिटिश सेना नियुक्त की गई, जिसका खर्चा 50,000 रुपया प्रति माह नवाब को वहन करना स्वीकार करना पड़ा। तो ये थी फैजाबाद की संधि जो आसिफउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई। और इस संधि के अनुसार अवध की सुरक्षा का भार अंग्रेजी कंपनी ने ले लिया। अंग्रेजी कंपनी ने एक बिट्टन अवध में रखी, जिसका 50,000 रुपये प्रति माह का जो भार था खर्च का, वह नवाब ने देना स्वीकार किया और सुरक्षा के बदले में नवाब के द्वारा बनारस, गाजीपुर और चुनार के जिले ब्रिटिश सरकार को देने पड़े। इसके बाद आता है सादत अली के साथ संधि। 21 सितंबर 1797 को आसिफउद्दौला की मृत्यु के बाद 18 वर्षीय वजीर अली को नवाब बनाया गया, परंतु नवाब के भाई शहादत अली ने गवर्नर जनरल से उसे अपदस्थ करने की अपील की। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को अपदस्थ करके शहादत अली को अवध का नया नवाब बनाया और उसके साथ एक नई संधि की, जिसके अनुसार अवध ने कंपनी सरकार को 76 लाख रुपया वार्षिक शुल्क देना स्वीकार किया तथा इलाहाबाद का किला ब्रिटिश सेना के अधिकार में दे दिया गया। तो ये थी शहादत अली के साथ संधि। अब आता है बेलेजली की दबाव नीति। मई 1798 में लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और वह एक साम्राज्यवादी प्रशासक था। उसने बाहरी हमले का खतरा दिखाकर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को कहा। अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को उसने कहा और अपनी सेना को विघटित कर बढ़े हुए ब्रिटिश खर्च को पूरा करने की हिदायत दी। नवाब ने इसका विरोध किया, परंतु बेलेजली अपनी बात पर टिका रहा और उसने ब्रिटिश सेना की टुकड़ी अवध भेज दी। तो ये थी लॉर्ड बेलेजली की दबाव नीति। इसके बाद आता है 1801 की संधि। 10 नवंबर 1801 को अवध के नवाब शहादत अली से कंपनी से एक नई संधि कर ली, जिसकी प्रमुख शर्तें निम्न थी। पहली थी, नवाब ने गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, बरेली व मुरादाबाद के जिले, जिनकी आय लगभग 1 करोड़ रुपए वार्षिक थी, स्थायी रूप से कंपनी को सौंप दिए। नवाब ने अवध की सेना के अधिकांश भाग को समाप्त करने का वचन दिया। अवध का नवाब किसी भी अन्य राज्य से कोई संबंध नहीं रख सकता था। एक अंग्रेज एजेंट नवाब के दरबार में रखा गया। ये इस संधि की शर्तें थी। इस प्रकार अवध का नवाब पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में चला गया। उसका आधा राज्य उससे छीन लिया गया। वह नाम मात्र का शासक था, क्योंकि उसकी अपनी कोई सेना नहीं थी। उसके शासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। ऐसी स्थिति में अवध का शासन निरंतर खराब होता चला गया। अब आता है अवध पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। 1837 में नवाब नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद नवाब की गद्दी पर गृह कलह आरंभ हो गया। गवर्नर जनरल आर्कलैंड ने हस्तक्षेप करके मोहम्मद अली को नवाब बना दिया और उसने अंग्रेजों से एक नई संधि की। मोहम्मद अली की मृत्यु के बाद बाजिद अली शाह अवध का नवाब बना। बाजिद अली शाह जो था वह एक अयोग्य और विलासी शासक था। तो ये हुआ अवध पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी तथा अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया। वह एक घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था तथा उसने आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय किया। उसने 1849 में कर्नल स्लीमैन और कर्नल ऑटरम को अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया तथा इन्हें अवध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अवध की खराब से खराब स्थिति का वर्णन किया। रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध में अव्यवस्था तथा कुशासन का आरोप लगाकर अवध का प्रशासन कंपनी को सौंपने की मांग की और उसने 1801 की संधि को बदलकर
नई संधि के लिए नवाब वाजिद अली शाह पर दबाव डाला। नवाब ने नई संधि का विरोध किया तो 13 फरवरी 1858 को डलहौजी ने नवाब को अपदस्थ करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस तरीके से अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ।